गुड मॉर्निंग। भूगोल द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में विद्यार्थियों हम लोगों ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करी थी कि आर्थिक भूगोल क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। साथ ही हमने देखा था कि आर्थिक भूगोल किस प्रकार है वो मानव भूगोल की शाखा बनी और किस प्रकार आर्थिक भूगोल की अन्य शाखाएं हमारे आसपास हैं। परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा कि जो आर्थिक भूगोल है वो मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के साथ साथ उसके द्वारा किए जाने वाले व्यापार, वितरण, विपणन, इन सभी का वो क्षेत्रीय, स्थानिक और प्रादेशिक स्तर पर विवेचन करता है। अर्थात मूलतः जो आर्थिक भूगोल है हमारा वो मनुष्य से जुड़ी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है वो करता है। साथ ही साथ आर्थिक भूगोल यह भी अध्ययन करता है कि किस प्रकार की गतिविधि, आर्थिक क्रिया कहाँ हो रही है, कब हो रही है, क्यों हो रही है आदि इस संदर्भ में हमने पूर्व में चर्चा की। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो आर्थिक भूगोल है उसका विषय क्षेत्र क्या है या उसकी विषय वस्तु क्या है। तो हम देखेंगे कि जो आर्थिक भूगोल है उसका जो विषय क्षेत्र है वो निम्न जो बिंदु हैं उस पर बटा हुआ है। एक तरीके से जो हमने आर्थिक भूगोल का सिलेबस का डिस्क्रिप्शन किया था या सिलेबस का हमने जो विवेचन किया था वही हमारा एक तरीके से आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बनता है। इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम निम्न बिंदु को समाकलित करते हैं। पहला जो है बिंदु वो है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन और मात्राकरण करना। अर्थात जो हमारे आसपास जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन यानी कि आपका सूर्य हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकते हैं, आपके मिनरल्स हो सकते हैं, जीव जंतु हैं, आपके मिट्टी है, जल है, वनस्पति है, खनिज संसाधन है, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इन संसाधनों का मात्राकरण करना और उनका मूल्यांकन करना ये हमारा आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र बनता है। अर्थात देखिए मनुष्य जितने भी प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है अपने जीविका उपार्जन के लिए, वो सारी इन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। तो पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमारे आसपास हमें फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो उस मिनरल की हमारे आसपास अवेलेबिलिटी है या नहीं, मतलब उसका मूल्यांकन करना और मात्राकरण करना सिर्फ एक संसाधन का नहीं अपितु विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में हमें जो भी संसाधन चाहिए उनका मात्राकरण और मूल्यांकन, वो मूल्यांकन हम स्थानिक स्तर पर भी करेंगे, प्रादेशिक स्तर पर भी करेंगे, वैश्विक स्तर पर भी हम करेंगे। तो पहला हमारा जो विषय वस्तु बनती है आर्थिक भूगोल की वो बनती है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन और मात्राकरण करना। दूसरी जो विषय वस्तु हमारी आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो है मानवीय संसाधनों का मात्राकरण और भावी संभावना का आकलन करना। जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का मात्राकरण और मूल्यांकन करना हमारा आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है, उसी तरीके से मानवीय संसाधन, देखिए किसी देश का जो मानवीय संसाधन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, क्योंकि जो मानवीय संसाधन है वो उस देश के लोगों की नैतिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब से जुड़ी हुई होती है। तो प्राकृतिक संसाधनों के मात्राकरण के साथ ही साथ हम जनसंख्या का जैसे वितरण और घनत्व है, उसकी जनांकी की विशेषता है, जनसंख्या की स्वास्थ्य और उसकी कार्य क्षमता है, जनसंख्या का सामाजिक संरचना है, जनसंख्या की शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध है, प्रौद्योगिकी है। अगर आपके मतलब कंट्री में ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है
तो ही हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनका उपयोग करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री का कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करना भी हमारे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बनता है। तीसरा है आर्थिक क्रियाओं की में स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करना। आर्थिक क्रियाओं में स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करने का मतलब है कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे होती रहती हैं, जैसे उत्पादन करना, उसका उपभोग करना, उसका वितरण करना, इन्वेस्टमेंट करना, व्यापार करना, परिवहन करना, विपणन करना। देखिए ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं हैं वो हमारे जो आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण है, चाहे हम प्राथमिक सेक्टर की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे द्वितीयक सेक्टर की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो तृतीयक सेक्टर की आर्थिक क्रियाएं हैं, किसी भी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं हैं, तो उन सभी आर्थिक क्रियाओं में ये समस्त एक्टिविटीज होती हैं। तो ये समस्त एक्टिविटी यानी कि उसका उत्पादन करना, वितरण करना, व्यापार करना, विपणन करना, ये समस्त क्रियाएं, फॉर एग्जाम्पल प्राथमिक क्रियाओं में हम आखेट या हम कर सकते हैं कि परंपरागत कृषि अगर हम कर रहे हैं तो उसका हम वर्ल्ड लेवल पर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वर्ल्ड लेवल पर हम उसका उत्पादन देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर उसका व्यापार और वितरण है वो देखेंगे। तो जितने भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हम कर रहे हैं, उन आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता यानी कि क्षेत्र विशेष संबंधी भिन्नताएं किस प्रकार की हैं विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को लेके, इसका अध्ययन करना हमारा आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वो बनता है। नेक्स्ट है हमारा चौथा जो विषय क्षेत्र बनता है आर्थिक भूगोल को लेके, वो है आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय और प्रादेशिक अध्ययन करना। मैंने अब उस पॉइंट में भी इस बात का हमने जिक्र किया है कि हमारी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, जैसे आखेट है, पशुपालन है, मछली पकड़ना है, कृषि करना है, खनन करना है, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो उन प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन करना, मतलब क्षेत्र और प्रदेश को लेके क्या भिन्नताएं हैं इन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को लेके। इसी प्रकार से द्वितीय क्रियाएं हैं, जैसे विनिर्माण उद्योग है, निर्माण कार्य है। विनिर्माण उद्योग में हम ले लेते हैं जैसे लौह उत्पादन, लौह इस्पात उत्पादन को लेके अगर हम देखते हैं कि उसमें क्षेत्रीय और प्रादेशिक वितरण का अध्ययन हम करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, इंडिया लेवल पर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, वर्ल्ड लेवल पर जहाँ इंडस्ट्रीज हैं लौह इस्पात की वो वहाँ क्यों हैं, किस कारण से हैं, कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो उस लौह इस्पात इंडस्ट्री को स्थापना में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका क्षेत्रीय और प्रादेशिक अध्ययन करना। और पांचवा हमारा जो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बनता है वो आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण करना। आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण का मतलब है कि क्षेत्रीय जो हमारे आर्थिक क्रियाओं को लेके क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं हैं उसको कम करना है। संसाधनों का हम सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन है चाहे मानवीय संसाधन है, मतलब ये समस्त आर्थिक विकास की योजनाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी तरीके से हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका हम संरक्षण और संवर्धन किस तरीके से करें, ये भी हमारा आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वो बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संक्षेप में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मृदा, जल, जैविक तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन, इसके साथ ही साथ आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन उद्योग, कृषि, विनिर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, इन सभी आर्थिक क्रियाओं का तथा अन्य आर्थिक पक्षों एवं संगठनों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित है वो करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आर्थिक भूगोल की परिभाषा, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र और आर्थिक भूगोल की जो शाखा की उत्पत्ति है भूगोल के अंतर्गत, उन सभी का विवेचन हमने चैप्टर फर्स्ट में किया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आने वाले जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। उसका हम प्रादेशिक अध्ययन करेंगे, उसका हम विश्व स्तर पर अध्ययन है वो करेंगे। थैंक यू।